बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 206 एक साथ सुन चुके हैं और अब 207 की मुलाहिज़ा फरमाएं। नेज़ नए आने वाले दोस्तों से खुसूसी इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके और हमारी काविशों का सिला नीचे कमेंट्स में ज़रूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, अब चलते हैं अली यार खान की तरफ। हमें फार्मूलों की फरामी के इवज़ रकम अदा की गई है, उन्हें डी कोड करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है और फिर हम डीप फोस्टर को भी तो उसके हवाले करेंगे। अब ये वशील मिकाइल पर मुनसर है कि वो डीप फोस्टर से किस तरह काम लेता है। तहजीब बुरी तरह हंस रही थी। तुम तो वशील मिकाइल को पागल कर दोगे। वाकई ये इम्कान तो है। अमेरिकी हुकूमत के कोड समझना आसान नहीं हो सकता। बस हम अपना काम शुरू करते हैं। चलो प्रोजेक्टर निकालो और फिल्में देखी। मिनी प्रोजेक्टर के साथ मुंसलिक छोटे से स्क्रीन पर हिंसे निशानात और नाकाबिले फहम साइंसी इस्तिलाह देखकर हमें कोई हैरत नहीं हुई, इसलिए कि हम ऐसी किसी चीज की तवक्को कर रहे थे। तहजीब के सामने एक पैड मौजूद था जिस पर वो कुछ नोट करती जा रही थी। उस वक्त मेरी हैसियत एक खामोश तमाशाई से कुछ ज्यादा नहीं थी, इसलिए कि तहजीब इन मामलात में मुझसे बहुत आगे थी और ग्रीन बॉल में रहकर उसने ऐसे कामों के खासे तजुर्बात हासिल कर लिए थे। तहजीब बड़े नमाक से अपने काम में मसरूफ थी और मैं उससे भी ज्यादा ही नमाक से उसे काम करते देख रहा था। तहजीब ने उन फार्मूलों के फोटोग्राफ तैयार किए और उनका जायजा लिया, फिर उन्हें तब्दील करने में मसरूफ हो गई। कहाँ तो उसका ये हाल था कि नकली फार्मूलों की तैयारी के मसले पर मुझसे बहस किए जा रही थी और कहाँ अब ये आलम था कि आंख उठाकर मेरी तरफ देखने तक की जहमत नहीं कर रही थी। मशवरा लेना तो बहुत दूर की बात है, मैं उसकी खुद एतमादी देखकर खुश हो रहा था। और कहाँ अब ये आलम था कि आंख उठाकर मेरी तरफ देखने तक की जहमत नहीं कर रही थी। मशवरा लेना तो दूर की बात है, मैं उसकी खुद एतमादी देखकर खुश हो रहा था। हम दोनों ही इस कदर मगन थे कि हमें वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ। हमें पता भी नहीं चला कि कब सूरज डूबा और कब रात हुई। हम शायद यूं ही मसरूफ रहते, लेकिन दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने हमें चौंका दिया। हमने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा, फिर घड़ी की तरफ देखा। रात के 11:30 बज रहे थे। तहजीब ने जल्दी जल्दी तमाम चीजें समेटी और बोली, गालिबन बुड आया होगा। इस वक्त उसके अलावा और कौन हो सकता है? मैंने कहा और उठकर दरवाजे के करीब आ गया। कौन है? मैंने दरवाजा खोलने से कबल पूछा। दरवाजा खोलो चीफ, बूढ़ की आवाज सुनाई दी। ये मैं हूँ बूढ़। मैंने बूढ़ की आवाज पहचान कर दरवाजा खोल दिया। सॉरी चीफ, बूढ़ मादरत ख्वाना अंदाज में बोला। गालिबन तुम किसी अहम काम में मसरूफ थे। नहीं बूढ़, आओ। मैंने कहा, तुमसे काम है। हाजिर चीफ, हाजिर, बूढ़ ने चहक कर कहा। बूढ़ हर खिदमत के लिए हाजिर है। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। यहाँ आते ही हमसे कट कर अपनी तफरियात में मगन हो गया था और हमने भी उससे कोई तारुज़ नहीं किया था। इस वक्त भी वो खासी चिढ़ाए हुए था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा, इसलिए कि वो पी कर भी अपने आवाज नहीं खोता था। बूढ़ अंदर आ गया, लेकिन उसने हमारे काम की तरफ तवज्जो नहीं दी। ये भी उसकी बहुत बड़ी खूबी थी। वो बिला वजह तजस्सुस का शिकार नहीं होता था और सिर्फ उसी काम में दिलचस्पी लेता था जिसमें दिलचस्पी लेने को उससे कहा जाए। बूढ़, तुम्हें फौरी तौर पर अली ग्रुप के अरकान को टेलीग्राम करना है। मैं उन्हें डेनमार्क में तलब करना चाहती हूँ, तहजीब ने कहा। बहुत बेहतर मैडम, ये काम कल सुबह ही हो जाएगा, बूढ़ ने मोदबाना अंदाज में कहा। और कोई हुक्म? हाँ, तहजीब बोली। तमाम अरकान को नहीं बुलाना। जिन लोगों के नाम मैं तुम्हें दूंगी सिर्फ उन्हें ही तलब करना है। ठीक है, जिन लोगों को बुलाना है उनके नाम लिखकर मुझे दे दीजिए। उन्हें कितने दिन में यहाँ पहुँचना होगा और कहाँ क्याम करना होगा। तहजीब बूढ़ को तफसीलात बताने लगी और बूढ़ ने बड़ी फरमाबरदारी से सारे काम अंजाम देने का वादा कर लिया। मैंने सारी बातें तुम्हें ज़बानी बताई हैं, तुम इन्हें भूल तो नहीं जाओगे? ओ मैडम, क्या इससे कबल कभी आपको बूढ़ से ऐसी कोई शिकायत हुई है? नहीं बूढ़, तहजीब ने कहा, लेकिन इस वक्त तुम जितने मगन नजर आ रहे हो उसके पेश नजर ये खदशा पैदा हुआ था। बूढ़ मगन क्यों नहीं होगा मैडम? पूरे साथ इश्क करने की इजाजत तो मिली है। ओह, तो ये बात है। तहजीब सर को तफहीमी अंदाज में जुम्बिश देकर बोली। साथ में से कितने इश्क कर डाले? मौका ही कहाँ मिला था मैडम, बूढ़ ने ठंडी सांस लेकर कहा। आज ही तो जरा फुर्सत नसीब हुई है। तो क्या अभी तक कोरे ही चल रहे हो? मैंने तफरीह लेने के लिए बूढ़ को छेड़ा। अब ऐसा भी नहीं है चीफ, बूढ़ ने फखरिया लहजे में कहा। आज मैंने अपना पहला इश्क शुरू कर दिया है। आज ही फुर्सत मिली और आज इश्क भी शुरू कर दिया? मैंने हैरान होकर पूछा। ऐसे मामलात में बूढ़ देर नहीं किया करता चीफ, बूढ़ ने अकड़ कर कहा। इश्क करना तो बूढ़ की हॉबी है,
तो दूसरा इश्क कब तक शुरू करने का इरादा है? तहजीब ने शरारत अमेज लहजे में कहा। एक वक्त में एक ही इश्क, बूढ़ ने बड़े मुदब्बिराना अंदाज में कहा। इस मामले में मैं वहदत का बड़ी शिद्दत से कायल हूँ। मेरे हल्क से एक बेसाख्ता किस्म का कहका उबल पड़ा। क्यों, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? बूढ़ ने चौंक कर पूछा। अपनी तरफ से सूफी अगर तुम्हारा फलसफा वहदत सुन ले तो उनकी तबीयत साफ हो जाएगी। मैंने हंसी पर काबू पाते हुए कहा। सूफी क्या होता है? बूढ़ ने पलकें झपकाते हुए पूछा। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा, तुम ये बताओ कि तुम्हारा इश्क किस मरहले में है? अभी तो बेचारा नौखेज है, आइंदा चंद रोज में इसमें शबाब आएगा, उसके बाद। दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने तेवरियों पर बल डालकर कहा। हम यहाँ उम्र भर नहीं रहेंगे, परसों तक रवाना हो जाएंगे। 2 दिन भी बहुत होते हैं चीफ। मैं इश्क के मराइल जरा तेजी से तय करता हूँ। तुम्हारा मर्द ला इलाज है, मैंने मायूसी से कहा। बेहतर ये होगा कि अब तुम जाकर आराम करो। क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? याद दिलाने का शुक्रिया चीफ, वाकई मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। अब मैं चलूंगा। जो काम मैंने तुमसे कहा है पहले वो करना, उसके बाद सोना। तहजीब ने कहा। आप मुझे पहले ही सुबह तक की इजाजत दे चुकी हैं, लिहाजा पहले सोऊंगा और काम बाद में करूंगा। बूढ़ ने कहा और चला गया। बहुत आला दर्जे का सुअर है, तहजीब ने उसके जाने के बाद कहा। खिसका हुआ है, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। इस मामले में जरा भी सही उल दिमाग नहीं है। अरे अली, अभी हमें खाना भी तो खाना है, तहजीब ने कहा। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, वरना मैं तो भूल ही चुका था। खाने के बाद हम दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गए और 3:30 बजे तक मसरूफ रहे, लेकिन काम आधा भी नहीं हुआ था। हमने बकिया काम अगले दिन पर मुलतवी कर दिया और सो गए। अगली सुबह नाश्ते से फारिग होकर हमने फिर से काम शुरू कर दिया। तमाम दिन काम में मसरूफ रहने के बाद रात 8 बजे के करीब कहीं जाकर काम खत्म हुआ। हम ऐसी 6 दिन नकली फिल्में तैयार करने में कामयाब हो गए थे जिनमें जेली फार्मूले थे। मुबारक हो तहजीब, मैंने फिल्में देखते हुए कहा। तुम एटमी हथियारों की जेली फार्मूले तैयार करने वाली खातून अव्वल हो गई। मजाक मत करो अली, इन फिल्मों के बारे में अपनी सही राय से आगाह करो। तुम खुद भी तो फैसला कर सकती हो कि तुमने कितनी महारत से इन फार्मूलों को तब्दील किया है। मैं देख रही हूँ अली, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इतना जबरदस्त बेवकूफ तो कोई किसी को नहीं बना सकता। अरे मैंने किया ही क्या है, किसी चीज में उंगली तक तो लगाई नहीं। मैं सच कह रही हूँ अली, तुमने फरमाइश की थी ना, इसलिए मैं ये काम कर गुजरी, वरना ये पेचीदा काम मेरे बस का नहीं था। तुम्हारी फरमाइश टालना तो मेरे बस में नहीं है। हम दोनों का एक दूसरे पर इतना हक है तहजीब, मैं भी तो तुम्हारी कोई फरमाइश नहीं टाल सकता। हमने हर जाविये से अपने तैयार करदा फार्मूलों का जायजा लिया, वो हर तरह से मुकम्मल थे। उनकी तरफ से मुतमईन होकर हमने जेली फार्मूलों की माइक्रो फिल्में डी फोस्टर के मसनूई दांतों में महफूज कर दी और असल फार्मूलों की फिल्में एक छोटे से पैकेट में महफूज कर ली। अब हमें इन दोनों फार्मूलों की हिफाजत करना पड़ेगी, मैंने तहजीब से कहा। गोया हमारा काम दुगना हो गया। जेली फार्मूले तो डी फोस्टर के मसनूई दांतों में महफूज हैं, लेकिन असली फार्मूलों का क्या करोगे? मेरा ख्याल है ये पैकेट में अपने जूते की एड़ी में महफूज कर लो। ख्याल तो बहुत उम्दा है, लेकिन इसके लिए खास तौर पर और यहाँ कोपेनहेगन में ऐसा मोची कहाँ मिलेगा जिस पर हम मुकम्मल तौर पर एतमाद कर सके। मैं एक ऐसे शख्स से वाकिफ हूँ जो इस वक्त कोपेनहेगन में मौजूद है। अगरचे वो अनाड़ी है, लेकिन हम पूरे एतमाद से उससे ये काम ले सकते हैं। कोपेनहेगन में तुम्हारा कोई वाकिफ कहाँ से निकल आया? तहजीब ने हैरत से पूछा। ये काम मैं खुद करूंगा, मैंने संजीदगी से कहा। क्या मुझसे ज्यादा काबिले एतमाद कोई और हो सकता है? तुम? तहजीब हैरान रह गई। तुम भला ये काम कैसे कर सकोगे? कोई काम मुश्किल नहीं होता, बस मुझे औजारों की जरूरत पड़ेगी और वो बाजार से बआसानी दस्तयाब हो जाएंगे। अगले रोज सुबह ही मैं तहजीब के साथ निकल खड़ा हुआ और दोपहर से कबल ही हम बाजार से जरूरी सामान खरीद कर होटल अपने कमरे में वापस पहुंच चुके थे। दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और अपने दाएं पैर का जूता संभाल लिया। मुबारक हो अली, तहजीब ने मुझे छेड़ा। अब तुम मोची भी हो गए। हाँ, रोजगार की परेशानी नहीं रहेगी, मैंने मुस्कुरा कर कहा। फलस्तीन आजाद हो जाए तो हम दोनों शादी करके पाकिस्तान में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करेंगे। मैं यही पेशा इख्तियार करूंगा और लोग तुम्हें मोची की बीवी कहा करेंगे। क्या बेहूदगी है? तहजीब जीप गई। बेहूदगी? मैंने मुतहिराना अंदाज में कहा। क्या चीज बेहूदगी है? शादी करना या मोची की बीवी कहलाना? अच्छा तुम काम करो, मजाक फिर किसी वक्त के लिए उठा रखो। चूंकि मैं पहली बार इस किस्म का कोई काम कर रहा था, इसलिए मुझे दिक्कत तो बहुत हो रही थी, लेकिन किसी न किसी तरह मैंने काम मुकम्मल कर ही लिया। असली फार्मूलों का छोटा सा पैकेट जूते की एड़ी में रखकर मैंने एड़ी दोबारा फिट कर दी और तनकीदी नजरों से अपने काम का जायजा लेने लगा। क्या ख्याल है तहजीब? मैंने तहजीब से पूछा। काम इत्मीनान बख्श हुआ या नहीं? तहजीब ने जूता हाथ में लिया और उसे उल्ट पलट कर देखने लगी। काम तो तुमने बहुत मेहनत से किया है, लेकिन
तसल्ली बख्श नहीं है। मैंने उसका जुमला पूरा कर दिया। हाँ, तहजीब बोली, लेकिन अगर ये बात ज़हन में रखी जाए कि तुमने पहली ही बार में, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि कोई इस जूते की तरफ ख्वाह मुख्वाह मुतवज्जो तो नहीं हो जाएगा। मैंने जूता उससे लेकर पहनते हुए कहा। नहीं। तहजीब मेरे दाएं पैर को बगौर देखते हुए नफी में सारी लाने लगी। इतने फासले से बगौर देखने पर कोई फर्क महसूस नहीं होता। बस तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कामयाबी से अपना काम कर लिया है। हमारा मकसद तो सिर्फ यही है कि फार्मूलों की फिल्में उन लोगों की निगाह में आने से बची रहें। ठीक है, तहजीब ने कहा, इस हद तक तो हमारा काम हुआ। अब हमें अपने आदमियों की आमद का इंतजार रहेगा ताकि अगले मरहले में तैयारियां शुरू की जा सके। बूढ़ ने उन्हें टेलीग्राम तो कर दिया होगा ना? मैंने चौंक कर तहजीब से कहा। मुझे तहजीब से ये पूछना याद ही नहीं रहा था कि टेलीग्राम का क्या हुआ, क्योंकि खुद बूढ़ दोबारा मुझे नजर नहीं आया था। जवाबी टेलीग्राम भी मौसूल हो गया है। वो लोग कल यहाँ आ रहे हैं। अगले रोज अपने होटल की लॉबी में हम उन 6 अफराद से मिलेंगे जिन्हें तहजीब ने हेडक्वार्टर से तलब किया था। बूढ़ भी उस वक्त हमारे साथ ही था। मैंने उन 6 अफराद का बगौर जायजा लिया और उनमें से एक शख्स को मुंतखब कर लिया। उस शख्स का नाम था जाहिर। कदो कामत और जुस्से के एतबार से वो बना बनाया डी फोस्टर था और उस पर डी फोस्टर का मेकअप करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। तुम हमारे साथ रुकोगे जाहिर? मैंने कहा। बकिया लोग यहाँ से फ्रांस जाएंगे और वहाँ रुककर हमारा इंतजार करेंगे। उन लोगों ने इस बात में सर हिला दिए। मैंने बूढ़ को जरूरी हदायत दे दी और उसने इंतजामात करने का जिम्मा ले लिया। तुम्हें एक बहुत मुश्किल काम सर अंजाम देना है जाहिर। अली ग्रुप के 5 अफराद के जाने के बाद मैंने उसे कहा, मेरी खुशकिस्मती है जनाब कि मुझे किसी काम के लिए तो मुंतखब किया गया। हम लोग तो बेकार बैठे बोर हो रहे थे, तो फिर आओ ऊपर तुम्हारे कमरे में चलकर गुफ्तगू करते हैं। मैं, तहजीब और जाहिर उसके कमरे में पहुंच गए जो उसके लिए हमने मखसूस करा दिया था। तुम पर एक ऐसे शख्स का मेकअप किया जाएगा जो एक साइंसदान है और जर्मन नजाद है। उसके मेकअप में ओशील मिकाइल नामी एक शख्स के सामने पेश किया जाएगा। वो खासा खतरनाक है, तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए तुम्हें आज़ादी है, अगर चाहो तो इनकार भी कर सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मेरी जान के इवज अगर फलस्तीन की आज़ादी की जानिब सिर्फ एक कदम भी बढ़ा जा सके तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती तस्वर करूंगा। अली ग्रुप के सारे अरकान ऐसे ही सरफरोश हैं अली, तहजीब ने फखरिया लहजे में कहा। मैं जानता हूँ तहजीब, मैंने कहा। मैंने तो सिर्फ एहतियातन जाहिर से पूछा था। मैंने जाहिर पर डी फोस्टर का मेकअप कर दिया। उसे डी फोस्टर के बारे में तमाम जरूरी बातों से आगाह करने के अलावा हमने 2 दिन तक उसे हर चीज की रिहर्सल कराई। हमारा प्रोग्राम ये था कि उसे नीम मदोशी की हालत में ओशील मिकाइल के पास ले जाएंगे। वैसे भी उसे एक ऐसे शिकस्त खुर्दा आदमी की अदाकारी करनी थी जो हर तरफ से मायूस होकर तन बतकदीर हो गया हो। 2 रोज बाद हम जाहिर की तरफ से पूरी तरह मुतमईन हो गए। तुम बहुत बासलाहियत आदमी हो जाहिर, मैंने कहा। मुझे तवक्को नहीं थी कि सिर्फ 2 दिन में तुम इतनी अच्छी तरह अपना किरदार अदा करने लगोगे। आप दोनों ने दिन रात एक करके मुझे सब कुछ अजबर कराया है। मेरा कमाल कुछ इतना ज्यादा तो नहीं है। बूढ़ ने कागजी कार्रवाइयां पहले ही मुकम्मल कर ली थी। चुनाचे अगले ही रोज हम कोपेनहेगन से फ्रांस के लिए रवाना हो गए। कोपेनहेगन में हमारा चंद रोज क्याम पुरसुकून मगर बहुत मसरूफ रहा। अगर इसी दौरान हमें सुकून ना मिलता तो वही काम जो चंद रोज में पाया तकमील को पहुंच गया था शायद 1 महीने में भी ना हो पाता। त्यारे में बूढ़ को हमसे अलहदा सीट मिली थी और वो सख्त बेजार था, इसलिए कि उसके बराबर वाली सीट पर एक फरबाए इंदाम खातून बराजमान थी जो नोखेज लड़कियों के से अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। बूढ़ उससे बहुत बेरुखी बरत रहा था मगर वो खामोश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोपेनहेगन में क्याम की तरह पेरिस तक का फिदाई सफर भी बगैर किसी हंगामे के तय हो गया। अगर किसी को मालूम हो जाता कि हमारे पास कैसे अहम एटमी हथियारों के फार्मूले मौजूद हैं तो शायद वो फ्लाइट इतनी आसानी से पेरिस तक पहुंच ना पाती। दुनिया के हर मुल्क के लिए हमारे पास मौजूद फार्मूलों में इतनी कशिश थी कि उन्हें हासिल करने के लिए कोई मुल्क कुछ भी कर सकता था। पेरिस में उसी होटल में क्याम किया जिसमें बूढ़ ने पहले ही कमरे मखसूस करा रखे थे। मैं और तहजीब एक कमरे में थे जबकि बूढ़ और जाहिर दूसरे कमरे में क्याम किया था। अब हमें ओशील मिकाइल की मसरूफियात के बारे में मालूम करना है। होटल पहुंचने के थोड़ी देर बाद मैंने कहा, बूढ़ ये काम तुम कर लोगे? यहाँ ऐसे काम बूढ़ के अलावा और कौन कर सकता है? बूढ़ ने अकड़ कर कहा। 1 घंटा इंतजार करो चीफ, मैं सारी मालूमात हासिल करके आता हूँ। बूढ़ चला गया और पूरे 1 घंटे बाद वापस भी आ गया। वो कल शाम ही यहाँ पहुंचा है चीफ, बूढ़ ने बताया। कारोबारी दौरे पर स्वीडन गया हुआ था। मैं फौरी तौर पर उससे राब्ता कायम करना चाहता हूँ। उसकी क्या सूरत होगी? मुझे मालूम था। बूढ़ ने सारी लाया, इसलिए मैंने उसके फोन नंबर भी हासिल कर लिए। इस वक्त तुम मुझसे इस नंबर पर बात कर सकते हो।
बूढ़ ने एक कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने फौरी तौर पर फोन का रिसीवर उठाया और ऑपरेटर से मतलूबा नंबर मिलाने को कहा। 1 मिनट से भी कम अरसे में ऑपरेटर ने राब्ता मिला दिया। हेलो। दूसरी तरफ से एक सुरीली नुस्वानी आवाज आई। आपको किससे बात करनी है? मिस्टर ओशील मिकाइल से बात कराइए। मैंने कहा, कौन सा आप बात करेंगे? ओशील की सेक्रेटरी ने बड़ी शाइस्तगी से पूछा। एक लम्हा कीमती है मिस। मैंने कहा, मिस्टर मिकाइल के अलावा किसी और को नहीं बताया जा सकता कि मैं कौन हूँ। अगर तुम उनसे बात करा सको तो ठीक है, वरना फोन बंद कर दो। जरा सा इंतजार फरमाइए। आवाज आई और उसके चंद ही लम्हे बाद रिसीवर से ओशील मिकाइल की आवाज सुनाई दी। हेलो, आप मिस्टर ओशील मिकाइल बात कर रहे हैं? मैंने उनसे पूछा। आप कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं पहचान नहीं सका। खादम हैं आपके मिस्टर मिकाइल। आपने हमें एक काम सौंपा था। हवाले के लिए ग्रीन पोल का नाम काफी रहेगा। ओह माय गॉड, क्या तुम कामयाब लौटे हो? जी हाँ, और अब आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। मैं अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके अभी तुमसे मुलाकात कर सकता हूँ। मेरा ख्याल इस मुलाकात के लिए मेरी रिहाइश का मुनासिब रहेगी। तुम वहीं आ जाओ। इस वक्त नहीं मिस्टर मिकाइल, इस काम के लिए शाम 7 बजे का वक्त मुनासिब रहेगा। शाम तक इंतजार करना मेरे लिए खासा सब्र आजमाव होगा। ताहम मैं इंतजार कर लूंगा। शाम 7 बजे मैं अपनी रिहाइशगाह पर तुम्हारा मुंतजिर होऊंगा। मैं सिलसिला मुनक़ते करके तहजीब की तरफ मुड़ा और उसे बताया कि ओशील मिकाइल क्या कह रहा था। हमें बहुत मोहतात रहना है अली, तहजीब ने कहा। क्या डी फोस्टर को भी ले चलोगे? हाँ, हम उसे भी साथ ले जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन मोहतात रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि पहले हम उससे मुलाकात कर लें? मेरा मतलब है बगैर ज़ाहिर के। उससे क्या फायदा होगा? मैंने पूछा। मेरा मतलब है अगर वो हमारे साथ कोई धोखा करना चाहे तो? धोखा करना तो यहूदी कौम की फितरत है, लेकिन बगैर डी फोस्टर के तो वो रकम भी अदा नहीं करेगा। लिहाजा ज़ाहिर को साथ लेकर जाना भी तो जरूरी है। तो फिर यूं करते हैं कि ओशील और उसकी रिहाइशगाह के गिर्द अपने आदमी फैला देते हैं। क्या ख्याल है? बहुत मुनासिब ख्याल है मैडम, मेरे बजाय बूढ़ ने जवाब दिया। मैंने बूढ़ को घूर कर देखा। मेरे ख्याल में तो इसकी जरूरत नहीं। ओशील मिकाइल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो उसकी निगरानी कराने में कोई हरज भी नहीं है। मोहतात रहना बहुत जरूरी है, तहजीब ने कहा, और ओशील मिकाइल की निगरानी के लिए बूढ़ को जरूरी हदायत देने लगी। शाम को हम ओशील मिकाइल की रिहाइश की तरफ चल पड़े। हमने होटल ही से एक किराए की कार हासिल कर ली थी जिसे बूढ़ ड्राइव कर रहा था। मैं, तहजीब और जाहिर पिछली नशिस्त पर थे। जाहिर डी फोस्टर के मेकअप में एक नीम मदोश शख्स की अदाकारी कर रहा था। ओशील मिकाइल पर यही जाहिर करना था जैसे डी फोस्टर को आजाद शल कर देने वाली दवाओं के जेर असर रखा गया है। ओशील मिकाइल ने अपने महलनुमा रिहाइशगाह के बैरूनी गेट पर हमारा इस्तकबाल किया। वो बेहद मुज़तरिब नजर आ रहा था, लेकिन अभी उसे कुछ देर और इंतजार करना था। मैंने जाहिर को सहारा देकर कार से उतारा। ओशील मिकाइल की आंखें फरते मुसर्रत से चमकने लगी थी। वो बड़े एहतमाम से हम तीनों को लेकर अंदर दाखिल हुआ। मुख्तलिफ रायदारियों से गुजरते हुए बिलाखिर हम एक दरवाजे के सामने रुक गए। मामले की नजाकत के पीछे नजर इस बार हम तय खाने में नशिस्त करेंगे, ओशील मिकाइल ने कहा, और हमने तफहीमी अंदाज में सरों को जुम्बश दी। ओशील मिकाइल ने दरवाजा खोला और हम उसके साथ सीढ़ियां उतरकर उस आरास्ता व पैरास्ता वसी व अरीज तय खाने में दाखिल हो गए जो इससे कबल हमने नहीं देखा था। एक जानिब अलमारियों में शराब की बोतलें भी सजी नजर आ रही थी। ओशील मिकाइल के कहने पर हम नफीस किस्म के सोफों पर बैठ गए। तुम्हारे साथ डी फोस्टर की मौजूदगी जाहिर करती है कि ग्रीन पोल की जबरदस्त नुमाइंदा कामयाब लौटी है, ओशील मिकाइल ने कहा। हमने आपसे वादा किया था मिस्टर मिकाइल, तहजीब ने कहा, और हम हर हाल में अपने वादे पूरे करते हैं। मुझे मालूम है कि इस किस्म के कामों के लिए साख कितनी मजबूत होती है। मुझे मालूम है कि इस किस्म के कामों के लिए साख कितनी अहम होती है। बिलाशुबा तुमने एक नाकाबिले यकीन कारनामा सर अंजाम दिया है। आप अंदाजा नहीं कर सकते मिस्टर मिकाइल कि हमने कितनी मुश्किल से कामयाबी हासिल की है, तहजीब बोली। उसने दुनिया के तकरीबन सारे बड़े बड़े ममालिक को दावतनामे भेज दिए थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो न सिर्फ बर्लिन बल्कि हैम्बर्ग भी गैर मुल्की एजेंटों का अड्डा बना हुआ था। हम उन सब के दरमियान से डी फोस्टर को फार्मूलों समेत निकाल कर लाए हैं। मैं जानता हूँ मिस एक्स, और इसी वजह से मैंने कई बार सोचा भी कि तुम्हारा कामयाब होना नामुमकिन है। मेरा ख्याल था कि शायद मुझसे गलती हुई है। उन गैर मुल्की एजेंटों के मुकाबले में तुम्हारी कामयाबी के इम्कानात न होने के बराबर थे, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले इस कामयाबी की खुशी में हम एक एक जाम पियेंगे, उसके बाद बातें होंगी। उसने शराब की चंद बोतलें निकाल कर मेज पर रखी और उनमें से थोड़ी सी शराब एक जगह में अंडेल कर काकटेल बनाई, और फिर वो काकटेल 3 जामों में अंडेलने लगा। सॉरी मिस्टर मिकाइल, तहजीब ने कहा, हम लोग शराब नहीं पीते। ओशील मिकाइल ने हैरत से हमारी तरफ देखा,
फिर एक कहका लगाकर बोला, ओह तब तो ये तीनों जाम मैं ही पीऊंगा तुम्हारी कामयाबी की खुशी में। लेकिन मिस्टर डी फोस्टर की क्या हालत हो रही है, ये कुछ निडाल निडाल से नजर आ रहे हैं, इनकी तबीयत तो ठीक है ना? इन्हें शुरू ही से ख्वाब और इंजेक्शनों के जेर असर रखा गया है, इसलिए इनकी हालत ऐसी हो गई है। जाहिर है ये अपनी खुशी से तो यहाँ नहीं आए हैं। ओह हाँ ठीक है, वाकई तुम्हें हर मामले में बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, ओशील मिकाइल ने कहा। फिर जरा तवक्कुफ करके बोला, फार्मूले कहाँ हैं? वो बकिया रकम कहाँ है मिस्टर मिकाइल, जिसका आपने हमसे वादा किया था? तहजीब ने कहा, बकिया रकम अदा न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने तुमसे जो वादा किया था हर हाल में उसका पाबंद हूँ। हम भी अपना वादा पूरा करने के पाबंद है मिस्टर मिकाइल। इस बात का सवाल पैदा नहीं होता कि फार्मूले आपके हवाले न किए जाएं। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी की है, ओशील मिकाइल ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। मैं बकिया रकम के अलावा भी तुम्हें बहुत बड़े इनाम से नवाजूंगा। तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हारे अलावा कोई और शायद ये काम कर भी नहीं सकता था। हारूत राबील को शिकस्त से हमकनार करना मेरा ख्वाब था और तुमने मेरे ख्वाब को ताबीर बख्शी है। मैं चाहूँ भी तो तुम्हें इसका सिला अदा नहीं कर सकता। मुझे इतला मिली है कि हारूत राबील सख्त बेचैनी का शिकार है और वो तमाम तर कोशिशें इस बात पर सर्फ कर रहा है कि किसी तरह डी फोस्टर को तमाम फार्मूलों समेत वापस हासिल कर ले। उसकी जान पर बनी हुई है। उसके आदमी अम्बर्ग में मौजूद थे और डी फोस्टर के चक्कर में थे। उनसे हमारा बराह रास्त टकराव भी हुआ था, तहजीब ने कहा। ओहो, इस एतबार से तो तुम्हारा कारनामा और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। अब ये बताओ कि अदायगी तुम्हें किस शक्ल में की जाए, बैंक ड्राफ्ट, नकद या जिस शक्ल में भी तुम पसंद करो। कल मैं इसका बंदोबस्त कर दूंगा। हमें कोई जल्दी भी नहीं है मिस्टर मिकाइल, तहजीब ने बेपरवाही से कहा। फार्मूलों के बारे में भी कल ही तफसीली गुफ्तगू होगी। क्या तुम लोग इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने के बाद मुझ जैसे मामूली शख्स से किसी किस्म का खतरा महसूस कर रहे हो? ओशील मिकाइल ने मुतहिराना लहजे में कहा। हरगिज नहीं मिस्टर मिकाइल, तहजीब ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मामलात उसी तरह अंजाम दिए जाने चाहिए जिस तरह कारोबार में अंजाम दिए जाते हैं। क्या तुम्हें मेरी बेचैनी का अंदाजा नहीं है? तुम लोग तो मेरे मेहमान हो। मैं तुम्हें इस वक्त यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। कल सुबह मतलूबा रकम अदा करके मैं उन फार्मूलों का मालिक बन जाऊंगा। आपको प्रोग्राम क्या है मिस्टर मिकाइल? क्या इन फार्मूलों को आप अपने तौर पर फरोख्त करेंगे या? सवाल ही पैदा नहीं होता, ओशील मिकाइल ने सख्ती से कहा। मैं कभी कच्चा काम नहीं करता। ये हकीकत है कि इन फार्मूलों की इवज मुझे बहुत बड़ी रकम मिल सकती है, लेकिन ये एक टेढ़ा काम है जो अव्वल तो मेरे बस का है ही नहीं, और अगर बस का हो तब भी इसमें बेशुमार खतरात है। दौलत की इवज जिंदगी जैसी कीमती चीज को खतरे में डालने से बड़ी हमाकत और कोई हो नहीं सकती। इसके अलावा मेरा मकसद ये भी नहीं है कि ये फार्मूले फरोख्त करूं। इन फार्मूलों की इवज जो कुछ मैं करूंगा उसे दुनिया याद रखेगी। हुकूमत अमेरिका उस गद्दार हारूत राबील से वो सारी मराद छीन लेगी जिनकी वजह से वो अरबों डॉलर कमा रहा है। ये फार्मूले तो मैं सिर्फ इस शर्त पर हुकूमत अमेरिका के हवाले करूंगा कि हारूत राबील को जो मराद दी गई हैं वो मुझे मुंतकिल कर दी जाए। तुम लोग शायद यहूदी ज़हन से नावाकिफ हो। हम लोग खर्च करते हैं तो कमाना भी जानते हैं। ठीक है मिस्टर मिकाइल, तहजीब ने एक सांस लेकर कहा। ये आपका मसला है कि आप उन फार्मूलों का क्या करते हैं। हमें तो जैसे ही हमारी मतलूबा रकम मिलेगी हम वो फार्मूले आपके हवाले कर देंगे। अब तक हमारे दरमियान मुकम्मल एतमाद की फिजा रही है, ओशील मिकाइल बोला। क्या इस वक्त मैं वो फार्मूले देख भी नहीं सकता? फार्मूले आपको दिखाए जा सकते हैं मिस्टर मिकाइल, मैंने तहजीब के बोलने से कबल ही कहा, और वो नकली फार्मूले जो माइक्रो फिल्मों की शक्ल में थे निकाल कर ओशील मिकाइल के सामने रख दिए। ओशील मिकाइल ने एक रूल उठाया और उसे रोशनी की तरफ करके देखने लगा। क्या मैं प्रोजेक्टर पर इन्हें देख सकता हूँ? उसने बड़े बेताबाना अंदाज में पूछा। अगर आपके पास माइक्रो प्रोजेक्टर मौजूद है मिस्टर मिकाइल तो आप इन्हें जरूर देख सकते हैं। हाँ मेरे पास ऐसा प्रोजेक्टर मौजूद है, मंगवा लूं? मंगवा लीजिए मिस्टर मिकाइल, मैंने कहा। हम भी तो देखें कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से इस कदर खून खराबा हुआ है। ओशील मिकाइल ने इंटरकॉम पर किसी से राब्ता कायम करके प्रोजेक्टर लाने को कहा और उसके बाद हमें तकरीबन 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। 10 मिनट बाद एक कवि एकल शख्स प्रोजेक्टर लिए हुए तय खाने में आया। उसकी आंखों में शातराना चमक थी, लेकिन उसने निगाह उठाकर किसी की तरफ भी नहीं देखा। ओशील मिकाइल के इशारे पर उसने एक रोल प्रोजेक्टर पर लगाया और फिर छोटे से स्क्रीन पर मोहलक फार्मूले की फिल्म देखी जाने लगी। मैं और तहजीब भी अपनी इस कावज की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। प्रोजेक्टर लाने वाला शख्स वापस जा चुका था। फिल्म खत्म होने के बाद ओशील मिकाइल ने प्रोजेक्टर ऑफ कर दिया। मैं ये सब कुछ नहीं समझता, उसने कहा, लेकिन डी फोस्टर इन्हें समझने के लिए बेहतरीन आदमी है। मैं इन फार्मूलों की नकलें जरूर तैयार कराऊंगा और ये काम डी फोस्टर ही करेगा।
तुम दोनों मेरे मोहसिन साबित हुए हो। एक ऐसे मुश्किल काम को तुमने मेरे लिए आसान कर दिया जिसके लिए मालूम नहीं कि मैं कब से परेशान था। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी वजह से हम एक बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो गए थे। मैंने कहा, मेरी वजह से? ओशील मिकाइल हैरान होकर बोला, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जो तुम्हारे खिलाफ हो। हमारी पिछली मुलाकात के वक्त जो शख्स तुम्हारा मुलाजिम था, क्या अब भी वो यहाँ मौजूद है? नहीं, वो तो मौजूद नहीं, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? उसने हमारी गुफ्तगू सुन ली थी और यहाँ से सारी तफसीलात हासिल करके वो सीधा बर्लिन पहुंच गया था, जहाँ उसने उन लोगों को हमारी हकीकत से आगाह कर दिया जिनके पास डी फोस्टर ने पनाह ली थी। उस वजह से ना सिर्फ हमारा काम मुश्किल हो गया बल्कि हमारी जिंदगियां तक खतरे में पड़ गई थी। ओह मेरे खुदा! ओशील मिकाइल ने हैरत से मुंह फाड़ कर कहा, तो उसके अचानक गायब हो जाने की वजह ये थी? तुम्हें तो बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ा होगा। हाँ, लेकिन उसकी तफसील बताना हमारे उसूल के खिलाफ है, लेकिन हमने उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा और हलाक कर दिया। तो फिर उसके लिए तुम अलहदा से इनाम के मुस्तहिक हो, ओशील मिकाइल ने खुश होकर कहा, और ये इनाम मैं उधार नहीं रखूंगा, फौरन ही अदा करूंगा, क्या समझे? ओशील मिकाइल ने जोर से खनकारा। तहखाने में अचानक ही चारों तरफ तेज रोशनियां जल उठी। अभी हम इस अचानक तब्दीली पर हैरान ही हो रहे थे कि अगली तब्दीली भी रूनुमा हो गई। तहखाने की दीवारों में कई मुकामात पर दरवाजे नमूदार हो गए। हर दरवाजे से स्टेन गन की खौफनाक नाल झांकती नजर आ रही थी। मैं और तहजीब तो शशदरे रह गए थे। ये सब क्या है मिस्टर ओशील मिकाइल? मैंने स्टेन गनों की तरफ हाथ उठाकर कहा। ओशील मिकाइल ने एक जोरदार कहका लगाया, ये आतिशी हथियार है। उसने कहा, अब तुम्हारी जिंदगियां मेरे एक इशारे की मोहताज हैं। मैंने तहजीब की तरफ देखा, उसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था, बल्कि वो तो किसी की तरफ मुतवज्जो भी नहीं थी। हम एक दूसरे के दोस्त हैं मिस्टर ओशील। मैंने कहा, हमारे दरमियान हथियारों का क्या काम? मैं इस दोस्ती को अमर कर देना चाहता हूँ, ओशील बाईं आंख दबाकर बोला। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मिस एक्स कुछ नहीं बोल रही, शायद वो कुछ नाराज है। नहीं मिस्टर ओशील, तहजीब ने कहा, मैं बकिया रकम वसूल करने से कबल तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? मैं पहले ही बहुत बड़ी रकम अदा कर चुका हूँ मिस एक्स, और मजीद अदायगी के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम एक कारोबारी आदमी हो ओशील, तहजीब ने कहा। इस किस्म की बदमुआदगी करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी साख खराब हो जाएगी। किसी को मालूम होगा तभी तो साख खराब होगी ना। ओशील मिकाइल, मैंने खेद लहजे में बोला, तुम्हें शायद इतनी मोहलत भी ना मिले कि तुम किसी को कुछ बता ही सको। मोहलत मिलती नहीं है, हासिल की जाती है मिस्टर ओशील। मैंने कहा, जो कुछ तुम कर रहे हो शायद तुमने उसके अवाकिब पर गौर नहीं किया। जो गौर किए बगैर कदम उठाते हैं वो ओशील मिकाइल नहीं कहलाते। अब मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा। गोया तुम्हारी नीयत में पहले ही से फतूर था, तहजीब ने सपाट लहजे में कहा। अगर तुम इसे नीयत का फतूर समझते हो तो यूं ही सही। ओशील मिकाइल ने कंधे उचकाए और फिर अपने एक आदमी को आवाज देकर हमारी तलाशी लेने को कहा। हमारी तलाशी ली गई और एक एक चीज निकाल ली गई। तुम जो कुछ कर रहे हो उसके नतायज तुम्हारे हक में अच्छे नहीं निकलेंगे, मैंने बड़े पुरसुकून लहजे में कहा। कोई शख्स अपने ही खिलाफ कैसे कुछ कर सकता है? ओशील मिकाइल ने मुतहिराना अंदाज में कहा। ये सब कुछ मैं अपनी बेहतरी के लिए तो कर रहा हूँ, जी सिर्फ तुम्हारा ख्याल है मिस्टर ओशील, वरना तुम तो अपनी तबाही को खुद दावत पहले ही दे चुके हो। अगर ये इतला है तो मैं इसे गलत करार दिए देता हूँ, और अगर पेशीन गोई है तो हंसने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? मैं तहजीब की तरफ मुड़ा। मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी यहूदी पर एतबार नहीं किया जा सकता। हाँ, मेरी समझ में आ रहा है, तहजीब बोली, वरना अब तक मेरा ख्याल यही था कि यहूदी बहुत अच्छे कारोबारी होते हैं। आपका ख्याल सही था मैडम एक्स, ओशील ने कहा। यहूदी वाकई बड़े अच्छे कारोबारी होते हैं। कारोबारी मौका हाथ से गरमाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। तुम बदअहदी के मुर्तकिब हुए ओशील, तहजीब गुस्सीले लहजे में बोली। क्या ये स्टेन गनें भी हमारे मुआहदे में शामिल थीं? अरे ये कुछ नहीं मैडम एक्स, ओशील मिकाइल ने बेपरवाही से कहा। ये तो मेरे आदमियों की तफरी है। क्या तुम इन लोगों को रोक नहीं सकते? तहजीब चुभते हुए लहजे में बोली। जाहिर है ये लोग तुम्हारे तनख्वाहदार मुलाजिम होंगे। मैं इन लोगों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें अदा करता हूँ और ये मेरे इशारों पर चलते हैं। अगर कभी इनका तफरी का मूड हो तो मैं इन्हें रोकता नहीं हूँ। अगर हम भी तफरी के मूड में आ गए तो क्या होगा मिस्टर ओशील? मैंने निचला ऊंट दांतों में दबा कर कहा। तुम मुझे अक्लमंद लगते हो, मुझे यकीन है कि कोई हमाकत नहीं करोगे। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इतने खतरनाक के घर आए मेहमान के साथ तफरी करते हैं, मैंने मुद्हिकाना अंदाज में कहा। ऐसे जीदारों की मौजूदगी में तुम्हें फार्मूलों की बादियाबी के लिए हमारा सहारा लेने की जरूरत क्या थी? ओशील मिकाइल ने पहलू बदला। इनका काम सिर्फ मुझे तहफुज करना है, उसने कहा।
इस वक्त भी गालिबन ये तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ ही फराहम कर रहे हैं, मैंने तंजिया लहजे में कहा। हाँ, ओशील ने संजीदगी से सारी लाया। अगर ये ना होते तो तुम मुझसे बकिया रकम वसूल किए बगैर हरगिज़ न टलते। बात अगर सिर्फ इतनी सी है मिस्टर ओशील, तो हम बकिया रकम की अदायगी के मुतालबे से दस्तबरदार होते हैं। मैंने कहा, मुझे अफसोस है लेकिन हकीकत ये है कि अब तुम्हें बकिया रकम के साथ साथ अपनी जिंदगियों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। ओशील बोला। क्या ये इस बात की सजा है ओशील कि हमने तुम्हारे लिए एक नामुमकिन किस्म का कारनामा सर अंजाम दिया है? तहजीब ने कहा। तुमने उस काम के लिए जो रकम मुझसे तलब की थी वो मेरे तसव्वुर से भी बढ़कर थी। अगर तुम इतने ही गरीब हो कि मतलूबा रकम अदा नहीं कर सकते तो तुमने उस वक्त इनकार क्यों नहीं कर दिया? तहजीब ने वसीले लहजे में कहा। उस वक्त मैं तुम्हारा मुतालबा मानने के लिए मजबूर था। मेरी नज़र में कोई और अहल आदमी होता तो मैं ये काम तुमसे बिल्कुल ना करवाता, लेकिन वो फार्मूले बहुत कीमती है, तुम उन्हें फरोख्त भी कर दो तो उससे कई गुना ज्यादा रकम हासिल कर सकते हो जो तुमने हमें मुआवजे के तौर पर अदा की है। तुम्हें मालूम है कि मैं उन फार्मूलों को फरोख्त करने का कोई इरादा नहीं रखता। हाँ, और इस तरह तुम ज्यादा बड़ा फायदा हासिल करोगे। फिर तुम मुआवजा अदा करने से क्यों गुरेज कर रहे हो? उस वक्त रकम अदा करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब तुम मेरे कब्जे में हो। जब मेरा काम हो चुका तो मैं तुम्हें ख्वाह मुख्वाह रकम क्यों दूं? मैं पहले ही ऑफर कर चुका हूँ ओशील। मैंने कहा, हम तुमसे रकम तलब नहीं करेंगे, बस तुम हमें यहाँ से जाने दो। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो मुझसे बड़ा अहमक कोई आदमी नहीं होगा। ओशील ने कहा। इसमें हमाकत की क्या बात है मिस्टर ओशील, ये तो तुम्हारे फायदे की बात है। तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस चले गए तो डी फोसर और फार्मूलों की कहानी आम हो जाएगी। हम वादा करते हैं कि इस बारे में किसी से एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हारे किसी वादे पर यकीन नहीं कर सकता, लेकिन तुम चाहो तो हम तुम्हें एक ऐसी तहरीर दे सकते हैं जिसके बाद हमारे हाथ पैर कट जाएंगे और हर बात हमारे खिलाफ ही जाएगी। उसके बावजूद भी मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। ओशील ने सफाकी से कहा। हम तुम्हें हर तरह की जमानत फराहम करने को तैयार हैं ओशील, आखिर तुम हमारी जिंदगियों के दर पे क्यों हो रहे हो?